उसके अपने मसले मसाइल हैं। और औरत अगर औरत तो वैसे भी बारीकी है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की। ये मैं इस वक्त कोई वो फेमिनिज्म का झंडा लेके ये बात नहीं कर रही, मैं एक रियलिटी की बात कर रही हूँ। मतलब मुझे तो नहीं याद, मेरे दौर में तो एंजाइटी का लफ्ज़ नहीं था भाई, मेरे घर में नहीं था कि देखो ये हो गया शमाइला के साथ तो बड़ी एंजाइटी में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब आतिफ असलम की तरह गाना चाहते हैं, आतिफ असलम बनना चाहते हैं। आतिफ असलम कहाँ से गुजरा है, और ये भी तो देखे ना आप कि बड़े बड़े सिंगर्स ने अपनी आवाज को छोड़ के आतिफ की आवाज को अपना लिया। कुछ अपनी इस रिश्ते के बारे में बात कीजिए। बस रिश्ता है, ताल्लुक है, मतलब ताल्लुक खास है। हाँ, हम पार्टनर्स हैं। हाँ। और मैंने भी उसको जाना है, उसने भी मुझे जाना है। और बहुत झगड़े हुए और बहुत लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं समझने में एक दूसरे को। और वो हमें क्योंकि इतना अलग टाइम मिला अकेला, तो हम समझ पाए एक दूसरे को। और मुझे लगता है कि वो खासा इवॉल्व्ड इंसान है, इवॉल्व हो रहा है। ख़ास तौर पे मेल में इस वक्त इवॉल्व होना और समझ तो आप मुझे महसूस होती हैं, अलाउ मी टू से, स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी। हाँ बिल्कुल, वो मैं हूँ। और आपको सही महसूस होता है? कभी कभी कुछ बुरा मान जाती हैं ख़वातीन, मुझे मालूम आप नहीं मानेंगी। नहीं, मगर हैविंग अ वाइफ लाइक यू, उनकी आप दोनों की कम्युनिकेशन में आपका स्ट्रॉन्ग हेडेड होना कभी हाइल हुआ? या यही है वो चीज़ जिसे वो झेलते हैं? नहीं, वो इस चीज़ को नहीं झेल रहा। ये गलत होगा मेरे ख्याल से। स्ट्रॉन्ग हेडेड का मतलब मुझे लगता है कि आदमी बहुत ही मासूम है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अपने मसले मसाइल हैं। और औरत तो वैसे भी बारीकी है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की, ज़मीन की मूवमेंट के साथ बदल रही है वो इतनी तेज़ी से। आदमी तो नहीं बदलता, मतलब आदमी से मुराद है मेल फीमेल, उस तरह से नहीं बदलता। तो अगर मैं इवॉल्व होने की तरफ चल पड़ी हूँ कि अगर मैं खाना बनाऊंगी तो तुम बर्तन धो लो, मैं बर्तन धोऊंगी तो तुम खाना बना लो, अगर ये है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी तो हमारे लिए यही बड़ी बात है, यहाँ तक आ गया। वरना तो मेल अपना बेसिक काम नहीं कर पाता अभी तक। मतलब स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पैसे कमाना, ऑफिस जाना और गाड़ी ले लेना, ये इवॉल्व होना नहीं है। इवॉल्व होना ये है कि आप किसी को महसूस कर पाए। अगर सपोज एक बेसिक हम बात कर लेते हैं, हम ये बात कहीं और जा रही है वैसे, जैसे एक बेसिक जो हमारे घरों का स्ट्रक्चर है औरत मर्द का, कि आदमी जो है उसको 25 साल की उम्र तक माँ खाना देती है, माँ दरवाजा खोलती है, माँ कपड़े धुले हुए देती है, माँ मोजा ढूंढ के देती है, माँ उसको स्कूल भेजती है। अब वो अपना चिल कर रहा है, उसको बेसिक काम ही नहीं आते जिंदगी के। चाय बनाना, खाना बनाना, एक्सप्रेस करना नहीं आता। रो नहीं सकते आप कि यार तुम, और एकदम से उसे कहा जाता है आप तुम्हारी शादी करेंगे और नस्ल आगे बढ़ानी है। तो वो तो परेशान हुआ, लेकिन क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो शादी कर लेता। फिर जब देखता है कि वो औरत को देखता है कि एक फीमेल जो है, चाहे वो आम औरत है, चाहे वो इवॉल्व औरत है, चाहे वो पढ़ी लिखी औरत है, वो खाना भी बना रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो माँ बाप को भी देख रही है, वो बच्चा भी पैदा कर रही है, उसका डिप्रेशन भी देख रही है, सब कुछ देख रही है। और आदमी सुबह ऑफिस जा रहा है, बीवी ही मुझे ढूंढ के दे रही है, नाश्ता भी बना के दे रही है, वो ऑफिस जा रहा है और शाम में 6 बजे आने के बाद वो कह रहा है भाई मुझसे लड़ाई मत करो, मैं तो बहुत थका हूँ। कौन आदमी है इस दौर में जितना काम कर रहा है मील्स में? 6 घंटे की नौकरी आप करके आ रहे हैं, जिसको आपको बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे, और उस पैसों को एक फीमेल ने मैनेज करना इस सारे काम के साथ कर रही है वो। ये उससे बड़ा काम है। ये मैं इस वक्त कोई वो फेमिनिज्म का झंडा लेके ये बात नहीं कर रही, मैं एक रियलिटी की बात कर रही हूँ। हमारे कल्चर में, हमारे एशियन सोसाइटी के अंदर। तो आपके यहाँ मेरे यहाँ ये नहीं, ये तवाज़ुन मेरी फैमिली में ये है, पर आपकी शादीशुदा जिंदगी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में ये नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि इक्वालिटी पे शादी करेंगे, इस पे बात करते हैं। और उस वक्त तो बात कर ली, बाद में फिर चीजें खुली, मैंने कहा यार उस वक्त तुमने ये कहा था, अभी साथ हम कैसे रहेंगे, मैं कैसे बिस्तर से गीला तौलिया रोज उठाऊंगी। तो उन्होंने कहा है मजाक नहीं कर रही थी तुम? मुझे लगता है कि आदमी को अगर प्यार से चीजें बताई जाए ना तो हो जाती हैं, और कहीं नहीं भी होती। इस तरह औरतों को भी बहुत सारी चीजें बताई जाए तो नहीं होती। औरत भी बहुत सारी जगहों पे ज्यादा स्टबन है, वो बहुत ज्यादा फंसी हुई है,
मतलब पहले जुल्म को झेल लेती हैं आप सारा, और उसके बाद आप कहती हैं कि अब तो हमें मौका मिल गया बात करने का, तो अब हर इंसान ऐसा ही है, अब हर इंसान से बदला लेंगे हम। ये बेसिक जो इस वक्त औरत कर रही है रवैया, ये आप इख्तियार कर लेते हैं। ये बड़ा पेनफुल है लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। मुझे लगता है कि आपको खुद को बदलना चाहिए, हील होना जरूरी हाँ, हील होना बहुत जरूरी है कि अब जो हो गया वो, उसमें एक और भी उसके ना साइड जो मुझे नजर आती है कि आप बंद कर देते हैं फीमेल को मेल, क्योंकि वो मेल खुद बंद है, सोसाइटी में फंसा हुआ है ना, हाँ, वो खुल के बात नहीं कर सकता, वो सेक्स लाइफ डिस्कस नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। गली के नुकड़ों पे जो आदमी बैठते हैं वो क्या गुफ्तगू करते हैं, बीवी ने बड़ा तंग किया हुआ यार, उसने ये किया हुआ। आप औरतों को बिठाएं कहीं, वो 10 मिनट में अपनी सारी गुफ्तगू कर लेंगी, जिंदगी सब बता देंगी वो एक दूसरे को। यानी कि कंफर्ट लेवल इतना एक दूसरे के साथ महसूस कर रही हैं कि वो ये बात कर रही है। हाँ। आदमी ये नहीं कर रहा है, हाँ। तो कितनी फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर जमा हो रही है, और वो कहाँ निकलेगी? वो घर पे ही निकलेगी, क्योंकि आपको लगता है कि ये औरत का घर छोड़ के जाना, ये बच्चे छोड़ना, तो वो ये नहीं कर पाएगी, तो आप तो सप्रेस दबा रहे हैं ना उसको, दबती दबती दबती, उसके बाद वो कहती जाओ भाई मैं जा रही हूँ। पूरी जिंदगी एक औरत पहले बाप, फिर भाई, फिर मियाँ, फिर बेटा, इसी में कट रही है ना जिंदगी। फिर जी बच्चे जवान हो गए तो कहती है कि देखो अब जो है मेरा मियाँ मेरी बात सुनता है। अगर हम फैमिली, शादीशुदा और मैरिज की बात करें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिंदगी तो ज़ाया हो गई आपकी, आप बहुत कुछ कर सकती थी, वो नहीं हो सका ना। आपने ये अचीव किया कि देखो अब ये आदमी में, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है आपकी बात सुनने की सिवा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आप पे। वो 70 साल का है, 50 साल का आदमी है, क्या करेगा आप वो? ये जो रायगानी है पूरी एक जिन्स की, एक जेंडर की, you have seen in your family, in your surroundings, in that, so ये वो एक्सेप्ट उसे कर चुके हैं, उस तकलीफ के यूज्ड टू हो चुके हैं। मैं डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ अब कि आपका जॉन की मजामत से रिश्ता बनाना, अपने अतराफ में ऐसी रायगानी देखना औरतों की, और फिर अपने लिए एक रास्ता बनाना। देखिए दौर भी बदल रहा है। अब मेरी जो बहनें हैं मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ के बराबर हैं, तो उन्होंने जो देखा उसको आगे बढ़ाया, और मेरे अब्बा भी इवॉल्व होते होते हुए ना, शुरू से तो इवॉल्व नहीं थे। बातें करना इवॉल्व होने की एक और चीज है, इवॉल्व होना, उससे गुजरना पड़ता है आपको उसको दूसरे को वो मार्जिन देना पड़ता है। ये भी होता है, मुझे ऐसा कभी लगता है कि कभी आप अपनी स्पाउसेस के हवाले से अगर थोड़े ओपिनियन ओरिएंटेड होते हैं, आपको पता होता है ये ऐसे ही होगा, मगर जब एक बीइंग आपके सामने पैदा होती है, आपकी बेटी, तो आप उसके बारे में फिर एक जो आपके ख्यालात बनते हैं, तब आपको, चूंकि आप उसके साथ इतना कनेक्टेड हैं, दैट नाउ यू रियलाइज दैट अच्छा कोई हब्स भी हो सकता है जो हम दे सकते हैं इसको, एक आज़ादी की तड़प होगी इसके अंदर, ये जाना चाहेगी बाहर, जो हमें इसको देनी चाहिए। वो शायद एक तरबियत है जो हमारे जैसे माशरों में आती है, तो औलाद के वसीले से, बेटी के वसीले से ही आती है। अब माशरा बदल रहा है। अब जब तक मैं आई, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ अगर, तो मेरी जो बाकी बहनें हैं उनका क्या रवैया है मियाँ के साथ या मियाँ का उनके साथ, मतलब शादीशुदा जिंदगी में, तो आप समझती हैं कुछ बेहतरी की तरफ है? हाँ, मेरा ऐसा है कि मैं उसे ये कह सकती हूँ कि यार चाय बना दो, जैसे वो मुझे कह सकता है, मैं भी तो कह सकती हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, वो इस बात को समझता है। और आप काम में भी शरीक हैं? हाँ, हम दोनों का काम भी एक ही है, हम साथ में काम करते हैं। काम में ज्यादा लड़ाई होती है हमारी, बाकी चीजें तो वो समझ ही गया कि यार ये तो करनी ही पड़ेगी। ओके, हाँ। ये आपने कैसे किया? ये मैंने ऐसे किया कि मैंने आप दोनों ने मिलके किया? मैं इसका क्रेडिट लेना चाहूंगी यहाँ पर, प्लीज लीजिए। कि औरत ज्यादा सह लेती है। हाँ, मतलब वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी बारीक होती है। ये मैं अपनी तारीफ या औरत कैसे इसको बात करूं, बात है। हाँ, ये फैक्ट तो है ना, कि वो जब बच्चा पैदा कर लेती है, जो इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, खुदा के करीब आ जाती है, क्रिएट करती है उसे, ये आदमी कर नहीं सकता। तो क्योंकि वो ये कर नहीं सकता, तो वो इसको महसूस भी तो इतनी जल्दी नहीं कर सकता ना। हाँ। तो अब मुझे लगता है जो चेंज आया है हमारी मेल में, जो चेंज आया है आदमी में, वो ये आया है कि अब वो औरत को उसको उसकी तारीफ करने पे आया है, सिर्फ उसके हुस्न की नहीं। वो ये कह रहा है, हाँ, वो कह रहा है कि यार तुम टैलेंटेड हो, से बाहर, हाँ, तुम मतलब एप्रिशिएट करना शुरू हुआ है उसे। हाँ, तारीफ एक और चीज है, हाँ,
कि आप मेरी बीवी है तो मैं इसकी तारीफ करूंगा या कुछ। अब वो आपको कह रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है कि यार ये काम तो तुम बड़ा अच्छा कर रही हो, तुम ये करो। मतलब यानी कि तुम ये करोगी तो बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, ये है वो। तो वो यहाँ तक खुल चुका है, शायद ऑप्शन भी नहीं रही अब। ये भी है। मैं तो खासी इस सिलसिले में मैं कोई ऑप्टिमिज्म मेरे अंदर नहीं है। तो ये है दूसरा, वो कहीं आई थिंक ऑप्शन नहीं है अब। कहीं वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर ये सब्र आया है कि यार इसको I don't think it's all about power. आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी, कंटेंडर होगी वॉक ऑफ लाइफ में, दिस जेंडर, तो आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं समवेयर। मतलब इसको आप इस तरह से अगर देखना चाहती हैं तो इस तरह से भी देखा जा सकता है, लेकिन मैं और भी लोगों के रिश्ते देखती हूँ, उसमें अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत नहीं भी है तो जो उसका पार्टनर है उसका ख्याल रख रहा है, वो उसे अप्रिशिएट कर रहा है कि यार तुम ये करो, तुम मतलब काम करो, तुम्हें करना चाहिए मिलके, क्योंकि अब सिस्टम माशरा भी बदल गया है, खर्चे बढ़ गए हैं, यू नो, अजीब सी। हाँ, तो अब ये करना पड़ रहा है, तो वो वहाँ उसको वो मोल्ड कर रहा है लेकिन इससे फायदा ही होगा। मैं बिल्कुल उससे मैं इख्तिलाफ नहीं कर रही, बस अगर आपकी जाती एवोल्यूशन की बात में जब जा रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में खवातीन कंपोजर्स की तादाद कम है, क्या ये हुस्न इत्तेफाक है कि खवातीन जो है वो कंपोजर्स है, कि हम मैं उसी बहस से ही बात निकाल कर लाई हूँ। ये हुस्न इत्तेफाक नहीं लगता मुझे कि कंपोजर, आप जब तक अपना जो ज़हन शरीफ है उसे इस्तेमाल ना करें और आप किसी हजरत के स्टूडियो में दाखिल हों, उनके बताए हुए नोट्स गाएं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर के तौर पर आप सर्वाइव करें, तो आप के लिए ज़िंदगी निस्बतन आसान है। लेकिन अगर आप ये कहती हैं, इसरार करती हैं कि भाई मैं अपने गाने खुद भी कंपोज कर सकती हूँ, मैं ओरिजिनल म्यूज़िक बना सकती हूँ, मैं ओरिजिनल पोइट्री पे भी जा सकती हूँ, तो क्या होगा फिर? देखिए वो तो मसले पहले भी मुझे होते थे या मेरे जैसी खवातीन को, मतलब जो कंपोजर भी हैं, गाना म्यूज़िक भी बना रही हैं, प्रोड्यूस भी कर रही हैं, वो एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो कम बहुत हैं। और हिस्ट्री से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे बेगम अख्तर थी, मैडम नूरजहान है, इकबाल बानो है, ये कंपोजर्स थी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मैडम नूरजहान ने कंपोज की हुई है नज़म, ये बड़ा मुश्किल है इसको कंपोज करना, उन्होंने की है। इसका मतलब है वो कंपोजिशन के नाप तोल को जानती थी। लेकिन उस वक्त मेल कंपोजर्स इतने मजेदार थे कि वो कंपोज करते थे उनके लिए, तो उसमें ज्यादा आपके पास डाइवर्सिटी आ जाती है। मोहब्बत नूरजहां, मैडम जहाँ तक मुझे पता है वो उनकी कॉम्पोजिशन है, उन्होंने कंपोज किया। और बेगम अख्तर की मुझे कॉम्पोजिशंस कुछ याद नहीं आ रही, मैं आपको फुर्सत से भेज दूंगी, अभी गाना भी याद नहीं आ रहा उनका मुझे। तो ये सारी उस वक्त जो जितने भी जो मर्द कंपोजर्स रहे हैं, ज्यादातर हमारे मेल कंपोजर्स रहे, वो भी गाना जो है वो औरत को ही, शायरी भी औरत को ही लेके हुई है। ये तो फैज साहब ने मुझसे पहली सी मोहब्बत में शायरी के सारे डिस्कोर्स को ही मतलब एक तरह से चैलेंज कर दिया ना। I want to know what was your journey? Was it easy to one day stand up and say I'm a composer? नहीं, कंपोजर तो आप उनको मानना ही पड़ रहा है। इब्तिदा में क्या रिजेक्शन थी, नहीं थी? Was it easy? शुरू में ये था कि जब मैं गाना बना रही थी तो उनको ये लगता था कि मैंने ये गाना गाया है। हाँ, अब गाना भी मैं शायरी ले रही हूँ या लिखवा रही हूँ या लिख रही हूँ, फिर उसको कंपोज कर रही हूँ, फिर उसका सारा म्यूजिक की अरेंजमेंट बन रही है, फिर उसका मिक्स हो रहा है, उसका मास्टर हो रहा है। वो जो रिजेक्शन या रेजिलियंस जो करनी पड़ी है आप एज ए कंपोजर अपनी वजूद के लिए। अच्छा देखिए, कंपोजर भी तो मैं बनते बनते बनी ना। हाँ, वो बताइए ना हमें। मैं इसलिए देखिए शुमाइला, मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में इसलिए बात करें क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है। देखिए ये जो कंपोजर होना है ना, ये अगर आप भारत में भी ले लें ना सरहद पार, तो वहाँ भी फीमेल कंपोजर्स बहुत कम है। हाँ, उसकी वजह यह है कि मेल ही रहा है कंपोजर, और बड़े अच्छा मेल ने बड़ा अच्छा कंपोज किया। उसके लिए अगर हमारी फीमेल कंपोजर बनना चाहती हैं तो कंपोजर एक तो बना नहीं जाता, जैसे शायर बना नहीं जाता, शायर को बनाने के लिए कोई एकेडमी नहीं है, इसी तरह कंपोजर को बनाने के लिए भी कोई एकेडमी नहीं है। या तो आप होते हैं या फिर नहीं होते, वही जो आपने पकड़ना है ना आपने किसी चीज को हवा में, तो ये है। दूसरा, आप कुछ बेसिक्स जान के भी चीजें कंपोज अपनी बात कर सकते हैं और फिर उस जर्नी में आपको चीजें समझ आने लगती हैं। ये प्रोसेस है पूरा। तो अभी जो हमारी सिंगर है, पहले तो उसे यही नहीं पता कि मुझे सिंगर बनना है या नहीं, मतलब मुझे गाना गाना है तो मुझे क्या गाना है, मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। वो किसी ना किसी चीज की कॉपी है कि हमने ब्रिटनी की तरह गाना है या हमने उसकी तरह स्टेज पे जाना है,
तो ब्रिटनी जिस तरह अपनी स्टेज पे जाती है वो हमारे मुल्क में तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप ये तो जाने पहले कि आपने क्या, मतलब आप अपने आप को तो जाने है ना पहले, तो ही तो आप कहीं जाके खड़े होंगे। अब मेल जो कंपोजर्स थे वो एक टाइम तक फिल्म, क्योंकि जब तक फिल्म रहेगी कहानी है जो आपको कंपोजर बनाती है, अगर बनाती है या फिर आप होते हैं, उसके लिए आपको कहानी की समझ, स्क्रिप्ट की समझ, फिल्म की विजुअल की समझ, साउंड की समझ, साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड, इसकी समझ, आपको स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सिर्फ गाना बनाने के लिए। तो वो चलेगा नहीं आपको चलेगा, नजर आता है कि आने वाले जो लोग हैं उनको बताने वाला ही कोई नहीं। मुझे तो जैसे किसी कंपोजर ने ये थोड़ी बताया कि तुम फलानी किताब पढ़ो, या तुम फिल्में तो देखो, कोई क्यों बताया, या तुम कहानी सुने। हाँ, फिर उनको कोई क्यों बताया जब शुमाइला खुद अपने तई अपना फैसला करती हैं, अपने रास्ते ढूंढती हैं, तो आने वाले बच्चे भी आने वाले ढूंढे रास्ता, नहीं ढूंढ रहे ना, आप नहीं ढूंढ रहे, आप चाहते हैं कि मैं ये हो जाऊं। अब हो जाऊं कैसे? जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि सब आतिफ असलम की तरह गाना चाहते हैं, आतिफ असलम बनना चाहते हैं। आतिफ असलम कहाँ से गुजरा है, ये भी तो देखे ना आप, कि बड़े बड़े सिंगर्स ने अपनी आवाज को छोड़ के आतिफ की आवाज को अपना लिया। मतलब इतनी मुख्तलिफ आवाज थी, इतनी मुख्तलिफ रेंज थी, इतनी बड़ी आवाज थी कि आज भी आप भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, आप एक्सप्रेशन आतिफ असलम का ही चल रहा है, यही है ना। तो कुछ तो किया होगा उस इंसान ने, कोई तो क्राफ्ट होगा उसका, कोई तो प्रैक्टिस होगी उसकी, ताजगी की और वॉइस टेक्सचर की नहीं है। अब क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है तो हमें ऐसा होना है, तो आप उसकी नकल करके वैसे नहीं हो सकते। शेर की परख कंपोजर या सिंगर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो माहौल से तो मिल नहीं रहा। सो पहले तो ये कि ये जाने कैसे कि शेर की परख जरूरी है, कैसा क्या किया जाए जो नए आने वाले लोगों को, क्योंकि अब बहरहाल आप उस जगह हैं जहाँ से अपनी तजावीज़ तो दे ही सकती हैं, सिस्टम ना भी बनाए, अपने लिए बना लिया, दूसरे के लिए शायद ना बना सके, ना मेरा तकाजा है, मगर तजावीज़ इस पॉडकास्ट में या डिस्कशन की डोमेन में आती हैं और कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। सो पहली बात तो ये कि ये जो एक मैंडेटरी चीज़ आपकी कॉन्वर्सेशन से भी पता चली, हमारी भी राय यही थी कि शेर की परख सिंगर और म्यूजिशियन दोनों, कंपोजर दोनों के लिए शेर की जी, वो परख का अंदाजा कैसे कराया जाए, क्योंकि उससे तो कट के हो रहा है। दूसरा, व्हाट आर द मेथड्स टू डू दैट, बच्चे क्या करें जो आ रहे हैं इस फील्ड में। देखिए, आपने निसाब से शायरी निकाल दी, हाँ ठीक है, अब आप जो पढ़ाई उनको दे रहे हैं वो वेस्ट की पढ़ाई है सारी, हमारा तो कल्चर ये नहीं है, हमारा तो सिस्टम, मतलब जिस तरह हम घरों में रहते हैं, चीजें करते हैं, वहां पर ये जो पढ़ाई हमें पढ़ाई जा रही है, निसाब जो है हमारा, निसाब से शायरी निकाल के फेंक दिया आपने। क्योंकि शायरी में तो रोमांस है, शायरी में तो आज़ादी है, शायरी में तो इनकलाब है, इन सारी चीज़ों से सोसाइटी घबराती है, मतलब सिस्टम घबराता है ना, गवर्नमेंट घबराती है इस चीज़ से, तो उन्होंने निकाल के फेंक दी बाहर। अब आपने तो फेंक दी उठा के, लेकिन जो इंसान है वो दुनिया में कहीं पे रह रहा है, उसको पोइट्री चाहिए, उसकी जिस्म की डिमांड है, उसको म्यूजिक चाहिए, उसकी डिमांड है, वो तबला, वो ये टेबल बजा देगा, वो ये कर देगा, वो कुछ कर लेगा, वो कुछ गुनगुना लेगा, वो कुछ भी करेगा, क्योंकि नेचर कर रही है ना ये सारा कुछ, उसमें दिख रहा है आपको। तो वो अब हाथ पैर मार रहे हैं। अब मैं जिस जनरेशन से हूँ उसमें मैंने शायरों को आते हुए देखा, अभी कौन जो शायरों को घरों पे आते देख रहा है, और जिस तरह के शायर अब हैं वो घरों पे ना ही आए तो बेहतर है। वो तो मुशायरों में भी ना आए, तो मतलब मैं कहूँगी वो मुशायरों में भी ना आए। वाह भाई, आपने तो बड़ी, उसे तो और चीजें खराब हो रही है, मिस्र जैसी बात कह दी, वाह कहने का दिल चाह रहा है। तो अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। यही हो सकता है कि हमें कोई मिलता है तो हम उसे बता देते हैं, हमें कोई किताब बता देते हैं। मतलब मैं अभी जो मुझे जो लोग मिलते हैं जो मुझसे 10 साल 15 साल छोटे हैं, तो वो इतने घबराए हुए हैं, वो इतने डरे हुए हैं, क्योंकि आपने उनको आर्ट क्राफ्ट से इतना दूर रखा कि वो अपने इमोशंस, मतलब अगर आप इमोशनली कुछ किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, आप हैंडल नहीं कर सकते अपने आप। मतलब मेरे दौर में कोई, मतलब मुझे तो नहीं याद, मेरे दौर में तो एंजाइटी का लफ्ज नहीं था भाई, मेरे घर में नहीं था कि देखो ये हो गया शुमाइला के साथ तो बड़ी एंजाइटी में है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उदास हो गए तो अब्बा हमें स्कूल से पिंडी पे ले आएंगे बिठा के कि भाई नाराज हो गई बच्ची, या हमें जो है वो रात को खीर थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, ये सिस्टम देखा ना, और हम सेट हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे थोड़ी देर में सारा कुछ, 2 कहानियां अब्बा सुनाएंगे, हम सब भूल जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो फोर्स कर रहे हैं ना बच्चे के ऊपर,
अब वो क्या जो वो बनना चाहता है वो आप उसे नहीं बनने दे रहे। आप उसे कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम ये बनो क्योंकि इससे तुम्हें फायदा होगा आगे लॉन्ग टर्म। तुमने बाहर जाके पढ़ना है, तुमने बाहर जाके रहना है। मतलब वो किसी का मैं सुन रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि अगर आपने नाकाम भी होना है ना तो आप उस चीज में हो जो आप करना चाहते हो। आप नाकाम भी उस चीज में हो रहे जो आप करना भी नहीं चाहते। क्या जालिम बात है, तकलीफदेह बात है ना कि मुझे आप बैंकर बना रहे हैं, मैं गाना गाना चाहती हूँ तो मैं नाकाम ही होंगी उसमें, मैं अच्छे से कर ही नहीं सकती उसे। ये मैं अच्छे से कर सकती हूँ लेकिन मैं लकी बहुत मुझे लगता है कि मैं इन सारी कि कंपोजर के साथ क्या होता है, फीमेल के साथ क्या होता है, मर्दों का माशरा है, फीमेल के साथ यही होता है। लेकिन जब आप अपनी एक करते 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 जगह बना लेते हैं, बनी जाती है, तो फिर वही है कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रहता तो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। हाँ, मैं वो persistence हो जाए। जो बैठी बच्चियां आप देख रही हैं, आपको भी आइडियलाइज करती ही हैं। आई थिंक द वन वर्ड इज आप लगे रहे हैं अपनी, आपको रिजेक्ट हो रही हैं, आप परसिस्टेंटली अपनी जगह ना छोड़ें। मैंने अभी एक छोटा सा सेशन था लाहौर में, संगत जो अपने मैनेज भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एनसीए के कुछ बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम जहाँ पे आप ठहरेंगे यहीं पे एक हम छोटा सा वो गाने वाने सुनाएंगे आपको दो फिर आप भी कुछ गाने। मैंने कहा हाँ आ जाए। तो वो सब लोग वहाँ पर आ गए, जमा हो गए। तो उसमें एक लड़की थी जो बड़ा अच्छा बाजे पे हमें उसने 2 गाने सुनाए, बड़ा मुझे मजा आया। तो वो एनसीए में म्यूजिक सीख रही है। तो जब वो सब लोग निकल रहे थे तो वो बात करते में घबरा रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो जब वो उसने कहा कि भाई ये हाजरा बहुत ज्यादा बात करना चाह रही थी आपसे, तो ये बात ही नहीं करी। तो वो आई और उसने मुझसे ये बात की, उसने कहा कि मैंने आपको 3 साल यानी मुझे 3 से 4 साल से मैं आपको सुन रही हूँ, आपका हर गाना, और जब मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि जो मैं कर रही हूँ ये मैं ठीक कर रही हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात है। ट्रू दैट। तो बताने की भी जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है कि मेरा गाना उन्हें जो उसने बताया हार्डकोर है वो आपके काम से नसीहत ले लेगा। कहती कि वैसे मुझे ये लगता था कि ये जो मैं कर रही हूँ, जब मुझे लोग आके कह रहे हैं ये मत करो ये हो जाएगा, ये मत गाओ वो हो जाएगा, तुम्हें ये करना चाहिए, तो मैं कंफ्यूज होती थी। लेकिन जैसे ही मैं आपका गाना सुनती थी तो मुझे लगता था जो मैं कर रही हूँ मैं यही करूंगी। ओके, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आई वांट टू आस्क अनदर थिंग। लगे हाथों क्यों नहीं, ये अभी तक आप ही पूछ रही हैं, जो पूछ रही है कोई और तो पूछ नहीं रहा हमसे। ये जो हमारे यहाँ तमाम ड्रामे जो हैं वो एक मेजरमेंट टेप के तहत एक ओएसटी बनाते हैं और उसको ही चलाते हैं, ऑफिशियल साउंड ट्रैक। ये जो ट्रैक है, जैसा कि हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी, तो वो हवाले से आप क्या कहिएगा कि जो संभल गया, वो हवाले से आप क्या कहिएगा कि एक गाना बना लेते हैं और उसके अंदर फिर ऊपर नीचे करके चलता रहता है। देखिए जो भी हमारा ड्रामा है वो कोई बहुत अच्छा तो अब नहीं रहा है। चंद एक लोग हैं जिसमें काशिफ निसार आते हैं, जिसमें जफर मिराज साहब आते हैं, जिसमें बी गुल आती हैं, जिसमें महरीन जब्बार आती हैं एज अ डायरेक्टर। मतलब इन लोगों के साथ मैंने काम किया है, आसिम अब्बासी के साथ मैंने काम किया है, सरमद मेरा दोस्त है। ये सारे लोगों का काम, एहतशाम भाई हैं, बहुत सारे और लोग हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी लिख रहा है। ये सारे लोग जो हैं ये मुझसे प्यार भी करते हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनके साथ काम भी करती हूँ, मेरा एक कंफर्ट जोन भी बन गया है इन लोगों के साथ। इसके अलावा भी ड्रामा बन रहा है, वो उसमें भी कुछ अच्छा निकलता है, कुछ और नए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन साउंड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में अगर म्यूजिक नहीं है और साउंड नहीं है, आप स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे? हो नहीं सकती। आपको नहीं लगता कि कहानी को बरत ही ऐसे रहे हैं, उसमें नीड ही नहीं है उस तरह की म्यूजिक की? नीड है, आप ये बता रहे हैं कि नीड नहीं है, यानी कि आप अगर उनको मुफ्त में भी कोई चीज करके दो तो वो ये सोचेंगे कि ये ठीक नहीं होगी। आप उसको सुन के महसूस नहीं कर रहे कि ये जरूरत है इस चीज की। जब ये काम कोई और कर लेता है ना, वो तन आसानी वाली बात है ना कि ये पे कि यार हमें भी यही चाहिए, भी चाहिए, हमें ड्रामे में ना 4 गाने चाहिए, क्योंकि अब 4 गाने क्रिएट कर दिए मैंने। कि कोई चक्कर बनाया होगा मैंने किसी डायरेक्टर के साथ कि यार ये गाना सुने, ये सुने, मुझे लगता है क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। शुरू में तो मैं स्क्रिप्ट मांगती थी तो वो कहते थे क्या करेंगी स्क्रिप्ट का, यार हम पढ़ेंगे ये करेंगे ना उसका। तो वो कह रहे क्या करेंगे, अच्छा चले हम 1 लाइनर भेज देते हैं। अब 1 लाइनर मैंने पढ़ी है, चाहे वो मुझे पसंद ना भी आए, लेकिन मैं तो कोई कहानी बनाऊंगी ना जी। मतलब मेरा गाना तो टेक्स्ट का सब टेक्स्ट है। बिल्कुल, यानी कि जो बंदा बात कर रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है वो गाना है मेरा, तो मुझे तो पढ़ना जरूरी है। टेक्स्ट का
सब टेक्स्ट है। हाँ, सब टेक्स्ट का इन अ सब वे, टेक्स्ट कह लें इन अ आप वे। उसको। सो सेठ ने ड्रामे का क्या हशर किया है, राइटर्स के साथ क्या किया है, डायरेक्टर्स और इन सब एक्टर्स के लोगों साथ ने क्या किया है, वो तो एक्सेप्ट हमें किया। तो हमने होती रहती है बात। म्यूजिक के साथ सेठ ने क्या किया है, ये आप हमें बताएं। म्यूजिक के साथ सेठ ने वही किया जो इन लोगों के जो साथ इन किया, लोगों तो के सबके साथ साथ किया। वही करेगा वो। या बस मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है उसने बहुत जल्दी हाथ हार उठा मान लिए ली। और हार मान ली उसने। और क्योंकि वो आर्टिस्ट है तो वो तकलीफ में रहेगा। और मुझे ये बात समझ आती है, आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी का फ़र्क मुझे समझ में आता है कि सेलिब्रिटी वो सेलिब्रेट करता रहता है दिन भर, उसका यही काम है कि लोग मेरे आगे पीछे घूमें, मैं बड़ी गाड़ी से उतरूं, मुझे लोग देखें, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरा एक लाइफस्टाइल है, मेरा एक इमेज है, ये है ना सेलिब्रिटी। हाँ। आर्टिस्ट को इस बात की परवाह नहीं है। तो अब जो है वो आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी का यही फ़र्क है कि जो सेलिब्रिटी है वो भी अब अपने आप को आर्टिस्ट कहना चाहता है, कहना चाहता है वो, और क्योंकि लोगों ने कभी मान वो भी लिया आर्टिस्ट रहा भी है ना। नहीं, लोग जो फैसला जिन लोगों के हाथ में है, आपको नहीं लगता कि वो उसको बना भी चुके हैं आर्टिस्ट? ये मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर इस वक्त जो भी इंडस्ट्री की बात कर लें या आर्ट की बात कर लें या सिस्टम जो भी, अगर इसे कोई बदल सकता है ना, या इसमें कोई नई बात कर सकता है या कुछ खड़ा हो सकता है सीना तान के, तो वो सिर्फ आर्टिस्ट है। हाँ। क्योंकि इतनी हिम्मत और वो इतनी मुझे जुर्रत 10 साल में होता हो तो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, नजर मुझे नहीं तो आ रहा। किसी तो और नजर नहीं आ रहा है होता हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ वो कर सकता है तो वही कहीं, मतलब मुझे तो कहीं मौका मिल जाता है ना, मैं वहां चल पड़ती हूँ। मैं उसी तरफ आ रही थी कि हाँ। आपने रॉयल्टी के हवाले से आपका जी। एक स्टैंस है, बिल्कुल है। वो क्या है और और उसके रास्ते में क्या क्या हुआ? नहीं देखिए, रॉयल्टी का ये है कि ये एक ये पूरी दुनिया में जी। ये जो लॉ है ये प्रैक्टिस किया जा रहा, और पाकिस्तान में भी कुछ खास जगहों पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। जहाँ पे आपका बस नहीं चलता है वहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ आपका बस चलता है वहाँ आप कहते हैं ये यहाँ मुल्क में होता नहीं है हमारे। तो पूरी दुनिया में हो रहा है, तो हम दुनिया से अलग तो नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि उसमें पैसों का नुकसान है आपको, क्योंकि वो सबको बांटेंगे ना पैसे। हाँ। आपको एक परसेंटेज होगी जो जाएगी, वो आप देना नहीं चाहते, सेठ आर्टिस्ट वो को कभी आप देना नहीं चाहता। तो वो आर्टिस्ट को हद दर्जा जलील करना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा तो सीन है ही नहीं, तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो हमने तुमको बुला लिया है कि यार ये कर दो जरा। तो अब ये इस अप्रोच से आप आते हैं। तो अब इसको भी जितना भी मैं बदल सकती थी, या अभी जितने लोगों के साथ में काम कर रही हूँ, अभी तक मुझे इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। तो अब मैंने सोचा कि यार मैंने इतना काम कर लिया है, इतनी सारी चीज़ें की हैं, वो मज़ेदार भी थी, उसमें मेरा बहुत वक्त भी गया है। तो अब जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे इस सारे चीज़ों से जो जहाँ पर ये नहीं आ पा रहे हैं, और ये टोटल 4 से 6 साल की बात है, इनको यहाँ आना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो साउंड है, अब जितने भी इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, जब उन्होंने देखा वह तो वो आर्टिस्ट, वो तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, मैं भी नहीं हिलूंगी, कोई भी नहीं हिलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये तो सुन नहीं रहे और ये तजलील भी हो रही है हमारी सारे बाजार, और ये सब कुछ हो रहा है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने अपना जाती काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि 4-6 और आर्टिस्ट हैं, वो अपना काम करते हैं, उनकी अपनी एक ऑडियंस है, दुनिया में ऑडियंस बन गई है आपकी, आपको आपकी रॉयल्टी आ रही है, आप सेफ हो गए, आपको चैनल की जरूरत नहीं है, आपको उनकी ये सारी तजलील झेलने की जरूरत पेश नहीं आ रही। तो अब आप कोई भी चैनल हो दुनिया का, कोई भी जगह हो, आपको मतलब आटे में नमक तो चाहिए। आपको बुरे से बुरे ड्रामों के, बुरे से बुरे टिकटॉकर्स की एक्टिंग के बीच में आपको एक अच्छा एक्टर चाहिए, ये आपकी जरूरत है, इससे आप भाग नहीं सकते। तो फिर जब वो आपके पास आते हैं तो फिर वो एक अलग स्ट्रेटेजी से आते हैं, फिर आप अपनी डिमांड्स रख सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट की भलाई या आर्टिस्ट बड़ा इसीलिए होता है कि वो कहता है कि नहीं यार छोड़ो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है ये कोई भी चीज़। इससे उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि म्यूज़िक, कहानी, चीज़ें किस तरह इफेक्ट कर रही हैं। एक ड्रामा ही ड्रामा है जो रह गया हमारे पास, ये भी ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इस चक्कर में कि आप इस चीज़ को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर कोई खड़ा होकर ये कहता है कि सिंध जो है, सिंध में औरतों के साथ ये हो रहा है, एक औरत ये कहती है, उसके हक के लिए लड़ती है, नाम नहीं ले सकती मैं उनका, वो उनकी हक के लिए लड़ती है और बहुत मशहूर हो जाती है औरतों के हक के लिए। लेकिन जब वो सिंध अपनी बड़ी गाड़ी में, सिंध जाके अपनी बड़ी गाड़ी से उतरती है, तो वही औरतें उसके पैर पकड़ती हैं और वो पकड़ने देती है। क्यों? आप पहले इनको तो एम्पावर करें, फिर आप जाके शहर में बात करें ना।
क्योंकि पहले आप भी किसी के पैर पकड़ रही थी और आपको लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो आपने जब आवाज़ उठाई तो 4 लोग जमा हुए आपके साथ, आप बड़ी हो गई। तो फिर आप उसी गांव जाके औरत को नीचे बैठा रही और आप ऊपर बैठी हैं, आपने पावर नहीं कर रही ना। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपने इंडिविजुअल होके अपना ही सोचा। तो ये कर रहे हैं इस वक्त सब लोग। जब तक ये होता रहेगा ये ऐसा ही रहेगा, आप अपने अपने डब्बों में बंद रहेंगे। जो मैं जितनी बारीकी से मैं देखती हूँ, मुझे समझ आती है ये बात, अगर मैं इसको इस तरह ना देखूं तो मुझे भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, मुझे भी बहुत दुख हो। अब मुझे ना उस तरह की फ्रस्ट्रेशन है। सो आप अपनी रॉयल्टी के स्टैंड में थोड़ी कहीं सॉफ्ट हैं और कहीं नहीं है। मैं सॉफ्ट हूँ ही नहीं इस मामले में, है ही नहीं। हाँ, मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप मुझसे आके बराबरी पे बात करें। हाँ, आपको गाने की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन मुझे उस तरह से जरूरत नहीं है। अगर मैं सच, क्योंकि इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, अपने आप हम अपना काम कर रहे हैं, आपको जरूरत है आप आ जाते हैं, हम आपको काम करके दे देंगे। लेकिन उसमें हमें ये सारा भार ना लाके दें जो कि है नहीं, जो ये आपने डिजाइन करके एक चक्कर बनाया है, ये अब हमें समझ आता है, ये सब आर्टिस्टों को समझ आता है। तो अब आपको चाहते हुए ना चाहते हुए रॉयल्टीज तो देनी पड़ेंगी, बॉस देनी पड़ेंगी। ये तो होगा। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। I like that energy the way you said it. क्योंकि अब चीजें, दौर बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, आपको पूरी दुनिया के साथ चलना है, तो आपको ये करना तो पड़ेगा। क्योंकि अब आप कोई भी गाना, अगर आप चरबा गाना बनाते हैं तो उस पर आपको क्लेम आएगा, आपका विजुअल रुकेगा, आपकी चीजें बंद होंगी, तो आपको ओरिजिनल काम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वो पुराना जो काम है उसका इतना पैसा आपको देना पड़ेगा कि आप कहेंगे नया करवा लो। अभी आप एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं, ये जो बिहेवियर है आपका एक्सप्लॉइट करने का लोगों को, वो ये है कि भाई देखो तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, आ जाओ तुमसे गाना करवा लेते हैं। हाँ। तुमको पता नहीं है कितना हम तुम्हें प्रमोट कर देंगे, हाँ, और तुम कितने आगे चले जाओगे। हाँ। तो आर्टिस्ट वैसे बेचारा, हम तुम्हें चांस दे रहे हैं, क्राफ्ट पे वो बेचारा वैसे ही नहीं काम कर पा रहा, किताब वो वैसे ही नहीं पढ़ रहा है, शायरी की उसको समझ नहीं है, घर में अलग मसले मसाइल चल रहे हैं, ये बहुत मसले हैं। उसमें उसने बेचारे ने वो गाना गाना चाहता है या म्यूजिक बनाना चाहता है, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा ना आपको म्यूजिक करने के लिए या शायरी करने के लिए। शायरी क्यों खत्म हो रही है, चीजें क्यों खत्म हो रही हैं? क्योंकि उसके लिए बैठकें होती हैं, आप लोगों के साथ बैठते हैं, कल्चर ही नहीं है। हाँ, कल्चर ही नहीं। आप दुख सुख करते हैं, आप किसी का शेर सुनते हैं, उस पर कुछ बुरा कहते हैं, अगला आपसे लड़ता है, फिर आप अगले दिन उसे मनाते हैं, कोई आपका गाना सुनता है, उसमें 4 गलती निकालता है, आप 5 सिस्टम बनता है ना। आप अपने अपने डब्बों में बैठे हुए, जो बना रहे हैं बस बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं। तो ये तकलीफ है बाकायदा। जब मैं इसके बारे में बात भी करती हूँ या कोई मुझसे आके बात करता है तो मैं कहती हूँ कि यार इसको मैं कैसे बताऊं या मैं इसे क्या समझाऊं। हाँ। कि मैं जिस दौर से आ रही हूँ मैंने ये चीजें देखी हैं। हाँ। मतलब मैंने कैसेट का दौर खत्म हुआ और मैंने सीडी का दौर देखा, फिर मैंने यूट्यूब आ गया, फिर चैनल्स आ गए, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए, तो मैं कहाँ से रही हूँ। अब जिस इंसान ने सिर्फ ये चैनल ही देखे हैं, जिस इंसान ने सिर्फ इंस्टाग्राम देखा है, उसे क्या पता फैज कौन है। अब रील्स में एक आध मिसरे से पता चल रहा है उसे, और उसके बाद वो उस हर मिसरे के नीचे शायद जॉन एलिया लिख देता है कि क्या हाँ, शेर का है जॉन। अब देखिए अगर समझ, मैं तो ये कहती हूँ कि शेर अगर समझ नहीं भी आ रहा ना इस वक्त केओस अपनी। सो आपकी सोशल मीडिया कोई टीम है? नहीं, मेरी कोई टीम नहीं है सोशल मीडिया की। ठीक है, मैं अपने तरीके से ही, मेरी एक ऑडियंस है, आप उसके साथ ऑर्गेनिकली मुझे अच्छा लगता है कि देखो ये इतने सारे लोग ऑर्गेनिकली आ गए और इंतजार भी कर रहे हैं, और मैंने उनको ये आदत नहीं डाली हुई कि मैं हर 5 मिनट में उनको कोई चीज दूं। मैं कभी मैं 10 दिन भी कुछ नहीं करती सोशल मीडिया पे या कुछ नहीं। लेकिन अब ये है कि ये आपकी सोशल मीडिया जो है ये आपके इस काम का हिस्सा है। मतलब जैसे मुझे टिकटॉक नहीं मैं यूज करती, लेकिन मैं टिकटॉक पे हूँ क्योंकि टिकटॉक यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो देखते हैं, तो अच्छी चीज भी तो आनी चाहिए उस पर, वो भी तो देखेंगे ही वो। मैं उसको इस बात पे रिजेक्ट, जो मैंने कई अर्सा रिजेक्ट किया उसको कि यार ये क्या बकवास है, ये 20 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड ये क्या हो रहा है, नहीं इसमें मुझे नहीं मजा आ रहा और ये बेहुदा बातें हो रही हैं इस पे। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, तो मैंने कहा हम भी अपनी चीज इस पर करते हैं। तो मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, ये सब कुछ है। लेकिन इस पे काम हम अपनी तरह करेंगे। हम एक अपनी ऑडियंस बनाई है हमने, वो जिनको उससे कनेक्ट होना होता है वो आते हैं, जिनको नहीं होना तो हम, मुझे दोनों से एतराज नहीं है। लेकिन अब ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है, क्योंकि अगर मैं यही काम करती हूँ, मतलब गाने का ही मेरा काम है, उसको बनाना ये एक बहुत बारीक काम है,
तो मैं फिर खाऊंगी कहाँ से, इसी से खाऊंगी। तो इसकी स्ट्रेटजी को मैं समझती हूँ, लेकिन उसमें हम क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो फिर हम उसको एक रख अपने तरीके से भी तो देखेंगे ना, तो वो हमने देखा है। और उसका क्या मैं कोई ऐसी बात मिस कर गई हूँ जो आप चाहती हैं मैं आपसे पूछूं? ये तो आप ही बता सकती हैं। बस मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो इस वक्त इंतजार कर रही है मेरी एल्बम का, जो कि नवंबर में देखिए कैसी गलती मैंने की। मैंने आपसे अभी तक ये नहीं पूछा आप अब करने क्या वाली हैं? यार नवंबर में मेरी एल्बम रिलीज होनी थी, जो कि हो गई लेट क्योंकि मेरी कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस हैं और एल्बम का दौर खत्म हो चुका था बहुत पहले। खत्म क्या हो गया था, आपने खत्म कर दिया कि सिंगल्स पे आ जाएं आप। आपने वो जो आखिरी उसकी एक उम्मीद थी ना आर्टिस्ट की, उससे भी छीन ली उससे एक तरह से। क्योंकि एल्बम जो है ना, जैसे किताब है, आज का कोई भी शायर किताब शाया नहीं करता। क्योंकि जब किताब आती है तो फिर बातें होती हैं, फिर लोग पढ़ते हैं, फिर कहते हैं ये शेर अच्छा है, ये बुरा है, ये तो ये क्या, ये तो क्राफ्ट ही ठीक नहीं है, सब नजर आता है ना फिर किताब के अंदर। इसी तरह एल्बम में भी आर्टिस्ट का अंदर बाहर अच्छा बुरा, क्राफ्ट कितना ज्यादा कम, सब नजर आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो वी प्ले सेफ 2 साल का, 6 साल का, एंड वी डोंट गो फॉर एल्बम्स क्योंकि हम सेफ प्ले कर रहे हैं। सेफ प्ले करेंगे ना, उसके लिए आपको सच्चा होना पड़ेगा। अब ये जो मेरी तीसरी दो जो मेरी एल्बम्स थी, जानी और गुलमोहर, ये दोनों शायरों पे थी, तो मैं उसमें कुछ बदल नहीं सकती थी क्योंकि जो शायर की शायरी उसमें से एक लफ्ज नहीं हिला सकती। हाँ, वो वही रहेंगी। फिर क्योंकि गजल है तो गजल वैसी बड़ी कॉम्पैक्ट बंधी हुई होती, तो उसके इर्द गिर्द ही आपको घूमना पड़ता है, उसी में ही चीजें ढूंढनी पड़ती, मुश्किल काम है। फिर उसके तरीके को भी मैंने जो इतना भी बदल सकती थी। लेकिन जो अपना गाना बनाना, अपना मतलब 1.5-2 साल जो मेरे गुजरे, उसमें मेरा क्या प्रोसेस था। मैं 10 साल पीछे गई, 20 साल आगे आई, आगे का सोचा, पीछे का सोचा, कुछ यूनिवर्स से बातें की, थोड़े हम इवॉल्व हुए, थोड़ा हमने मकाम तक पहुंचे। रूमी के कोट से हमने इनकार किया कि यार ये क्यों दीदार क्यों नहीं होगा, महबूब का दीदार करना है हमने। वापस हम वहीं आए कि यार फिर वो इमेजिनेशन में ही हो सकता है, वो ज्यादा बड़ी चीज है, लेकिन हम छोटी से गुजरेंगे तो बड़ी तक पहुंचेंगे ना। मतलब दीदार का मतलब है विसाल, मुलाकात, और उसके बाद फिर फिराक, मतलब आप जुदाई काटेंगे। अब जुदाई में आपका दिमाग चलेगा, इमेजिनेशन में जाएंगे, बहुत सी चीजें होती हैं, वो आपके अमल को और गाढ़ा कर देती है ना, बढ़ाती हैं उस चीज को। तो ये अलग तो तरह का रोमांस है। तो वो पूरा एल्बम है कि 20 साल पहले मैं कहाँ खड़ी थी, तो मैंने क्या देखा था, और अब मैंने मतलब वो मैं उस वक्त खड़ी होके उस जगह से मैं नहीं देख सकी, और 20 साल बाद मुझे याद आया कि यार वो जो 1 घंटा ट्रेन में मेरा गुजरा, मैंने देखा ही नहीं मेरे आसपास से मंजर क्या गुजरे थे, मुझे देखने चाहिए थे। तो ये है मेरी पूरी एल्बम जिसपे मैंने बात की, सितारों से बात की मैंने, चांद से बात की मैंने, कि यार ये किस तरह से चीजों को देखते हैं, हम इनको कैसे देख रहे हैं। तो ये है मेरा एल्बम जिसका नाम तर है। वो थोड़ा लेट हो गया, तो ये मैंने और हमारा जो एक लिरिसिस्ट है आज सिद्दीकी, हमने मिलके इसको लिखा। उसमें हम रोए, उसमें उदास हुए, खुश भी हुए, मजा भी आया, तकलीफ भी हुई। अब इस प्रोसेस से गुजर के ये एल्बम बनेगी, तो ये प्रोसेस छीन लिया अपने आर्टिस्ट से। अब मेरे जैसे चंद लोग कर रहे हैं। आप एक रिसर्च भी तो कर रही थी, कुछ उस रिसर्च के बारे में हमसे शेयर करें। किस चीज के बारे में? फोक म्यूजिशियंस के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए वो तो जारी है, अभी भी मैं बिछा गई थी, पूरा ठट्ठा, मतलब पूरा। व्हाट इज इट अबाउट? पर्सनल जर्नी या वाकई किसी कोई तख्लीकी मवाद, तहकीकी और तख्लीकी मवाद तरतीब हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि मैं दुबई में रहती हूँ, तो मुझे, अगर मैं दुबई, तो ज़मीन बहुत ही, मतलब है तो सहरा, उसकी भी खूबसूरती तो है, एक वहशत तो है ना वहाँ की। आप इस मैं आपको शेर जो सुना रही थी जी, क्यों आए हैं वहशत के बगैर इस सहरा में, क्यों आए हैं वहशत के बगैर। तो वहाँ पे ज़रा कॉन्क्रीट है और एक ख़ास टाइम अपने साथ तो मिलता है मुझे, वहाँ हम काम करते हैं, लेकिन ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, ये मेरी ज़मीन है, सब मेरा जुड़ाव है। तो मैं जब जगह जगह यहाँ निकलती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। अभी जब मैं भिटशा गई तो वहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो शायरी है, जो कि आज तक डॉक्यूमेंट नहीं हुई, कोई चीज़ पेपर पे नहीं है उनकी, जो लोग हैं पुराने उनको याद है, और उसमें वो सस्सी की बात कर रहे हैं। तो मैं भिटशा को एक पोएट लेती हूँ, बिल्कुल, कि यार वो एक शायर था, वाह बुल्ले शाह एक शायर थे, उन्होंने क्या जिंदगी गुजारी, किस बारे में उन्होंने बात की, तो वो अभी भी उनके कल्चर का वो हिस्सा है, मुझे कहीं वो जोड़ता है।
तो आप कि वहाँ के लोग कंपाइल कर रही हैं। हाँ, मतलब उनका तरीका है, उनका एक खास चक्कर है, वो अपनी उस जमीन के ऊपर अभी भी उस हालत में मौजूद हैं और वो रह रहे हैं। हालांकि गोरे ने आके सब उनका सारा जो उनका स्ट्रक्चर था रहने का, जो उनका तरीका था, मतलब भिट का क्या मतलब, भिट का मतलब है मट्टी, बजरी, भिटशा, मतलब मट्टी के टीलों के घरों में सिंध में लोग रहते थे। उनको पता था कि ये किस तरह से बनेंगे, सर्दियों में ये टीला कैसे काम करेगा, गर्मियों में कैसे करेगा। आपने सब तोड़ दिया और आप उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में उनको बांध दिया। उसके बावजूद भी वो अपनी असल से नहीं हिल रहे, वही है। तो वहां मुझे जाना पड़ेगा ना, मैं फिर काम कैसे करूंगी? तो ये मेरी जरूरत है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ। या मेरी मोहब्बत है, या मुझे लोगों से बहुत प्यार है। मतलब अब मुझे इंसान की जिस्म की तब्दीली जो है ना, जो थॉट बदलती है तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है ना, तो मुझे उसका बहुत मजा आता है। आजकल मैं इस खुमार में हूँ। तो अच्छे लग रहे हैं, मजे आ रहे हैं। शुमाइला, लोग जो अपनी असल से नहीं हट रहे, नहीं हटे, आपके हालिया खुमार, आपके अपने तय अच्छे बुरे छोटे बड़े ख्यालात, शायरी से आपका रिश्ता, शोरा से आपका रिश्ता, और आपकी अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी टू क्रिएट म्यूजिक एंड कनेक्ट विद पीपल, और रॉयल्टीज एंड दिस होल। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ कि और 4-5 जुमले भी मैं कह सकती थी, अगर मैं आपसे अगर बहुत मुश्किल सी एक बात कहूँ कि एक लफ्ज में अगर कोई जानना चाहे कि ये शुमाइला है इन तमाम एस्पेक्ट्स में, तो वो एक लफ्ज क्या है? वो एक लफ्ज आशिक है। क्या बात। अब मुझे लगता है कि मैं एक आशिक हूँ। और जिंदगी ऐसे लोग कहते हैं आशिक की जिंदगी अजाब होती है, पर आपकी अमन में है। नहीं अमन में नहीं, अजाब में तो अजाब में है। हाँ। लेकिन अभी इसके साथ 2 लफ्ज मैं और जोड़ूंगी, जिसमें जो अभी तक मैं जिसके ऊपर काम भी कर रही हूँ और जो मुझे समझ में भी आए, वो है बर्दाश्त करना और एक्सेप्ट करना। ये 2 चीजें मुझे ताल्लुक में समझ आई हैं। क्योंकि अगर ताल्लुक नहीं है तो आशिक किस पे खड़ा है? ताल्लुक पे खड़ा है, जो उसने खुद बनाया हुआ अकेले ही। एक ताल्लुक पे खड़े ना आप। क्या बात। तो ये 2 चीजें अब मेरी जिंदगी में और ऐड हुई हैं, और बाकी वो आपके उसूल और मोरालिटी और ये सारी चीजें तो आदर्श से ताल्लुक ही है, वो भी आपके नजरियात से ताल्लुक ही है, सलीका और ये सारी चीजें, जिंदगी को देखने का भी एक सलीका है, गुजारने का भी एक सलीका है, वो फिर इन सारी चीजों के साथ आता जाता है। तो खूब कहा आपने कि आप एक साबिर और जुड़े रहने वाला आशिक। नहीं, आशिक कहाँ साबिर होता है यार, तो बहुत लंबी चली जाएगी बात। चलिए, ये डायकोटमी जो ये अपने बारे में कहती रही क्योंकि एक तरफ आपने खुद को सब्र करने वाला भी कहा। बहरहाल जैसी भी थी, ये डायकोटमी हमें बहुत पसंद है, और आपने आज जितना सारा वक्त निकाला उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत मजा आया, और बहुत अरसे बाद हम कई अरसे से ये एक ड्यू कॉन्वर्सेशन थी, बिल्कुल, और वो हो ही नहीं पाता था। वो ऐसे हुई। अब हमारी बातें जो है वो सब सुन रहे होंगे। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, और वो अलग मुल्क हैं, हम अलग हैं, और ये बात सच है कि ये मुलाकात होनी थी। और बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म का जो हम दोनों को ऐसे आज टू इस कंपनी रियली बिकेम टू इस कंपनी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और ये सारी टीम और ये हमारे साथी जिनका ये शुक्रिया अदा कर रही हैं, जिनको सुनने का बहुत शुक्रिया। सब ने बहुत इश्तियाक से सुना, और सबको आपकी कॉफी जो है वो याद रहेगी। जनाब, थैंक यू सो मच। अगले किसी और महफिल में आपके साथ मुलाकात होती है। आदाब।